हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यावंदी क्लासेस। मेरे नाम विवेक हर्ष है और जैसा कि आपको बताया हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है उस वाले चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, उसको डिस्कस करें। अब तक हमने टोटल 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और ये अपना लेक्चर 4 है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उनको हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिया था, लेक्चर 3। अब देखो लेक्चर 4 में हमारे पास में क्या है, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा। अपने पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है उसमें हमने एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन से, तो बोलेंगे पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है। ऐसे तो हजारों लाखों बन सकते हैं हमारे पास पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो मेनली हम इस वाले लेक्चर में किसको पढ़ने वाले हैं, हमारे कोर्स में जो पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, जैसे विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, है ना, हेलोफॉर्म्स, ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मेनली ये अपना जो पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है ये हमारे कोर्स के अंदर है। हम मेनली इन्हीं पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आईआईटी जेईई में एडवांस की बात करें, मेंस की बात करें, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ओके बच्चों, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो हम पढ़ रहे हैं पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइहैलाइड्स। तो बच्चों देखो डाइहैलाइड का मतलब क्या है, हमारे पास में जैसे कोई भी एक एल्केन है, एल्केन में मैंने क्या करा, इनमें दो हाइड्रोजन एटम को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन एटम से। तो अगर मैं किन्हीं दो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हाइड्रोजन एटम से, तो क्या क्या बन सकता है। देखो जैसे मैं ले लेता हूं, ये ब्यूटेन है ना। अगर मैं क्या करता हूं, ब्यूटेन में यहाँ पर और यहाँ पर हेलोजन लगा दूं, है ना। अगर मैं क्या करूं, ब्यूटेन में इस तरीके से हेलोजन लगा दूं, कौन से तरीके से, जैसे यहाँ पर हेलोजन लगा दूं और यहाँ पर हेलोजन लगा दूं, तो इस तरीके के जो डाइहैलाइड बन रहे हैं उनको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे इनको, जेमिनल डाइहैलाइड। एक और देखो कंसेप्ट क्या है, यही मेरे पास में ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन में मैंने एक हेलोजन यहाँ पे लगाया और एक हेलोजन यहाँ पे लगाया। सिमिलरली मैं ये भी कर सकता था कि ये मेरे पास में ब्यूटेन है, एक हेलोजन मैं यहाँ पर लगा था और एक हेलोजन यहाँ पर लगा था। पड़ोस वाले कार्बन पे लगाया ना मैंने, दो पड़ोस वाले कार्बन पे, दो एडिशनल कार्बन एटम्स पे लगाया। दो, इनको बोलते हैं विसिनल, अड़ोस पड़ोस में जो बैठे हैं उनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम विसिनल से भी दूर लेके चले जाएं, जैसे एक हेलोजन यहाँ पर है और एक हेलोजन यहाँ पर है। इस तरीके के जो डाइहैलाइड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे इनको, अल्फा ओमेगा। जैसे देखो ये अल्फा, बीटा, गामा, वैसे यहाँ पर ये तो अल्फा गामा होगा। ये वाला जो आपके पास डाइहैलाइड होगा वो कौन सा होगा, अल्फा गामा। और हम अल्फा गामा की बात करते हैं, आगे ओमेगा, डेल्टा, थीटा कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्फा गामा डाइहैलाइड हो जाएगा, या इनको हम आइसोलेटेड डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स भी इनको कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों देखो डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, दोस कंपाउंड्स, क्या लिखा है इसके अंदर, जो डाइहैलाइड्स होते हैं मेनली हमारे कोर्स में कौन से हैं, वैसे आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स तो कहीं भी आ सकते हैं। These compounds are divided into mainly in two categories. कौन सा है, जेमिनल डाइहैलाइड्स एंड विसिनल 1,2 डाइहैलाइड्स। तो देखो जेमिनल डाइहैलाइड जो होंगे, जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड जो होंगे, इनका एक और नाम है, कॉमन नेम क्या है, ट्रिवियल नेम इनका क्या है, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। क्या नाम है इनका, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। और जो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं इनका नाम है एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। क्या नाम है इनका, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। ओके, जैसे देखो ये वाला जो डाइहैलाइड है आप देख सकते हैं एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गए, ये एक जेमिनल डाइहैलाइड है। इस जेमिनल डाइहैलाइड में देखो ये जो कार्बन एटम है अपने पास में कौन सा है, टर्मिनल कार्बन एटम। तो ये टर्मिनल कार्बन का जेमिनल डाइहैलाइड है। अब ये देखो मेरे पास में कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनल या इंटरमीडिएट कार्बन का जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। और ये आपके पास में क्या हो गया, एक विसिनल डाइहैलाइड का केस आ गया। वैसे हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा गामा डाइहैलाइड ऐसे सो ऑन बना सकते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स। आई होप आप ये बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि जेमिनल डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और अल्फा ओमेगा या आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनकी प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो देखो जो प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स है, इससे फर्स्ट अपने पास मेनली जो रिएक्शंस है वो वही है जो हमने 11th क्लास में एल्कीन एल्काइंस के अंदर पढ़ी थी। फर्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन यहाँ पर क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैसे बनाएंगे देखो,
आपने एल्कीन लिया और उसका आपने हेलोजिनेशन कर दिया, करा था हमने 11th क्लास के अंदर। तो अगर आप एल्कीन का हेलोजिनेशन कर देंगे तो क्या होगा, दोनों कार्बन एटम के एक-एक हेलोजन एटम आगे जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो साथ-साथ में रिएक्शन की कैटेगरी को लिखते रहते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी अगर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला तो माफी चाहता हूँ। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा एल्कीन के ऊपर और क्या बन जाएगा, दोनों जगह हेलोजन आ जाएगा। एक दोनों हेलोजन एटम जो है वो आपके पास में कह सकते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर आ रहे हैं, तो ये आपके पास में हो गया विसिनल डाइहैलाइड। ओके, अब अपने पास में एल्काइन है। इस एल्काइन में अगर मैं हेलोजन एसिड को जोड़ूंगा तो इसमें हेलोजन एसिड को जोड़ने पे मार्कोनिकोव की तरह एडिशन होगा, जो नॉर्मल हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं एल्कीन में वैसे होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिससे यहाँ पर बन जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बन जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। देखो थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं किस तरीके से होगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे। ये अपने पास में इथाइन है। इथाइन में सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, H+ जोड़ेंगे। इथाइन में H+ जोड़ देंगे, जैसे ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो जो हेलोजन एटम है वो इससे आगे जुड़ जाएगा। अगर हेलोजन एटम इससे आगे जुड़ेगा तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा हेलोजन। अब आपने आगे क्या करा, आगे वाले केस में एक और H+ आयन जोड़ा। जब H+ आयन इसके अंदर जोड़ेंगे तो देखो इसके अंदर बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और Xe बनेगा। देखो ये क्यों बनेगा, इसका भी लॉजिक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हेलोजन का लोन पेयर है ये इस बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा। अगर हेलोजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा तो अब जो नया हेलोजन एटम आके जुड़ेगा, अब जो नया हेलाइड आयन आके जुड़ेगा या हेलोजन एटम आके जुड़ेगा वो इसी कार्बन के तो आगे जुड़ेगा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, एक जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, तो यहाँ पर जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर मैं प्रोपाइन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले रखा है प्रोपाइन, प्रोपाइन में हेलोजन एसिड को जोड़ेंगे, HCl HBr को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनल कार्बन या जो इंटरमीडिएट कार्बन है उस पर आपके पास में दो हेलोजन एटम आगे जुड़ जाएंगे, तो ये भी बन जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। तो बच्चों एक बात आप याद रख सकते हैं कि एल्काइन का हाइड्रो हेलोजिनेशन अगर हम करते रहे तो हमें क्या मिलेगा, एक जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा। एल्कीन्स में अगर हेलोजिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स में हेलोजिनेशन करने पे क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड। एल्कीन्स का हाइड्रो हेलोजिनेशन करें तो क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ये तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि एल्कीन्स का हाइड्रो हेलोजिनेशन करने से एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास में बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो ये वाली रिएक्शन जो है ये थोड़ा बहुत आपने जो अपना कह सकते हैं कि जो लेक्चर 1 था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड उसमें भी पढ़ा था। वो देखो क्या है कि ये जो अपने पास में अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल की रिएक्शन पहले PCl5 से करा है। जब अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करता है, देखो इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ी थी, इस वाली रिएक्शन की ROH, उसकी रिएक्शन हमने PX3 या PX5 से करा दी थी। ऐसा करने पे स्कीम के अकॉर्डिंग क्या बन जाता था, यहाँ पर RX बन जाता था। क्या बन गया था, RX बन गया था। और साथ में क्या बन जाएगा इसके अंदर, या तो H3PO3 बन जाएगा अगर मैं PX3 का यूज करूंगा, या इसके अंदर बन जाएगा POX3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, POX3। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, डायोल ले लिया। ये कौन सा डायोल है आप देख सकते हैं, ग्लाइकोल जो है वो एक तरीके का विसिनल डायोल हो गया ना, ग्लाइकोल एक तरीके का क्या हो गया, विसिनल डायोल। तो अगर आप विसिनल डायोल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, विसिनल डायोल की रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, ये एक तरीके का विसिनल डायोल है। अगर आप विसिनल डायोल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो होगी। तो यहाँ पर होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे क्या होगा कि इस अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाएगा एल्काइल हैलाइड के अंदर, यहाँ बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड, साथ में बनेगा PuCl3 और HCl। ओके, अब देखो इसी तरीके की रिएक्शन है अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर आएगी, पर अभी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी भी रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराते हैं, कार्बन फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन आप PCl5 से कराते हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर PuCl3 बन जाएगा। डेट मींस ये फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। अगर यहाँ से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा तो जिस कार्बन से वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को चुरा के भाग जाएगा उस कार्बन के बेचारे की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जिस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये PCl5 अपने 2 क्लोराइड एटम जो है, क्लोराइड आयन जो है
वो उस कार्बन को अटैच करा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो जब PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो बनता है POCl3 और साथ में क्या बन जाता है जेमिनल डाइहाइड। क्या बनता है? जेमिनल डाइहाइड। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विसिनल डाइहाइड बनाने के तरीके कम है बट जेमिनल डाइहाइड बनाने के तरीके ज्यादा है। ज्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि जेमिनल डाइहाइड का फॉर्मेशन जो है रिएक्शंस में ज्यादा है। तो देखो अपने पास में अगर मैं पहले वाली रिएक्शन से बात करूं और मुझे बनाना है विसिनल डाइहाइड तो मैं एल्कीन का हेलोजिनेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एल्कीन का हेलोजिनेशन। फिर अगर मेरे पास में एल्काइन है तो एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराने से जेमिनल डाइहाइड बनेगा। अगर डायोल प्रेजेंट है, डायोल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे विसिनल डायोल की तो विसिनल डाइहाइड बनेगा। ओके, वैसे अगर मैं आपसे पूछा अल्फा ओमेगा डाइहाइड बना के बताओ, क्या बना के बताओ? अल्फा ओमेगा डाइहाइड बना के बताओ। तो देखो आप क्या करो कि सर मैं इसको ले लेता हूँ, इसको कि सर यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे एक OH है, इसकी रिएक्शन सर मैं PCl5 से करा देता हूँ। तो जी आप करा दो PCl5 से रिएक्शन। अगर आप इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो बच्चों देखो वैसे अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ कोफिशिएंट PCl5 का 2 काम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में 2POCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और साथ में HCl रिलीज होगा। तो यहाँ पर भी 2PCl5 काम आएगा। ऐसा करने पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये टोटल 5 कार्बन एटम हो गए अपने पास में और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl और यहाँ पे Cl। ये अल्फा बीटा, ये आपके पास में गामा, ये ओमेगा और ये डेल्टा, एक तरीके का आइसोलेटेड डाइहाइड यहाँ पर बन गया। ओके, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ओके, आसान है, बहुत आसानी से इसका काम कर सकते हैं। तो अब देखो मेरे पास में ये एल्डिहाइड जो है, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो है PCl5 से कराता हूँ तो क्या बन जाएगा? जेमिनल डाइहाइड का फॉर्मेशन। क्या बन जाएगा? यहाँ पर जेमिनल डाइहाइड बन जाएगा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शंस ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, इसको पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक QH। ओके, देखो एक्शन ऑफ अल्कोहलिक QH में क्या है कि बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपने एल्काइल हैलाइड के टॉपिक में भी पढ़ा है। तो हमारे पास में जो है विसिनल डाइहाइड, क्या प्रेजेंट है? विसिनल डाइहाइड। तो देखो ये मेरे पास में विसिनल डाइहाइड CH2 यहाँ पर हेलोजन है और यहाँ पर हेलोजन। अगर इसकी रिएक्शन जो है आप करा देते हैं अल्कोहलिक QH से, ALC का मतलब हो गया अल्कोहलिक QH से, और साथ में आप इसको हीट कर देंगे तो देखो हीट करने पर क्या होगा? इसमें HX हट जाएगा, HX का रिमूवल हो जाएगा तो माइनस ऑफ HX कर देंगे। अगर एक HX का रिमूवल कर देंगे स्टूडेंट तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक हेलोजन। तो इससे ये जो बन गया, ये क्या बन गया? इसके अंदर विनाइल हैलाइड बन गया। क्या बन गया? ये विनाइल हैलाइड। अब हमें बताएं जो विनाइल हैलाइड होता है उसमें ये हेलोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। इसके ये वाला जो बॉन्ड होगा आपके पास में, ये वाला जो बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण इस विनाइलिक हैलाइड का अब आसानी से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा। इसका फर्दर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराने के लिए, इसका फर्दर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराने के लिए इसमें से HX को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज सोडियम एमाइड, या हम पोटेशियम एमाइड का भी यूज कर सकते हैं। सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड, तभी जाकर क्या बनेगा? ये एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो बच्चों देखो बात ये है कि चाहे आप विसिनल डाइहाइड ले चाहे जेम डाइहाइड ले, इनका अगर आप अल्कोहलिक QH के साथ में, पहले अल्कोहलिक QH के साथ में अगर आप डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा? विसिनल डाइहाइड। अब विसिनल डाइहाइड का जो है वो अल्कोहलिक QH जो है कह सकते हैं कि बहुत बहुत डिफिकल्टी से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कर पाएगा। इसके लिए अब हमें जो OH माइनस आयन होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस की रिक्वायरमेंट होती है। उससे बड़ा स्ट्रॉन्गर बेस अपने पास कौन सा है? एमाइड, NH2 माइनस। ये स्ट्रॉन्गर बेस क्या करेगा? इसका सॉल्ट वाला फॉर्म लेंगे, सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड, वो उसका क्या कर सकता है? विनाइलिक हैलाइड का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करके उसका क्या बना सकता है? एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, अगर आप इसमें अल्फा ओमेगा लेते तो क्या होता है? जैसे अगर आप ये वाला ले लेते, है ना, जैसे मैं यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, इसका अगर आपको कहूं कि मैंने अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करा दिया तो देखो अल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराने पे क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जी डबल बॉन्ड सीधा सीधा यहीं पर आ जाएगा। अगर आप इसका करते तो क्या होता, है ना? इसका अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर Cl प्रेजेंट है और यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, तो देखो अगर आप इसका अल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराते तो इसमें होता क्या? इसमें पहला डबल बॉन्ड तो यहाँ आता। अब देखो बाकी डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता था? मैं सीधे मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो ये जो दूसरा वाला Cl है,
अगर ये अर्थ था इसका ये डिहाइड्रोजनेशन में पार्टिसिपेट करता तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ आता। देखो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड बने इस वाले कंपाउंड में ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। इसकी जगह क्या हो सकता था, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, अभी कैसा हो जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। तो बच्चों ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो आपके पास में डाइईन का फॉर्मेशन होता वो कैसा होता था मेजर, और जो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन बनता वो कैसा होता माइनर। ओके, तो सिंपल सी रिएक्शंस है, कोई टफ नहीं है, ये हमने 11th क्लास में ऐसी रिएक्शंस को पढ़ा था। तो अब सेकंड रिएक्शन जो है इसके अंदर वो क्या है, फर्स्ट वाली रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट रिएक्शन है बाय एक्शन ऑफ एल्कोहलिक OH और एल्कोहलिक OH के एक्शन से डिहाइड्रोजनेशन होता है। सेकंड है एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। तो देखो जिंक डस्ट वाली रिएक्शन में हुआ क्या है आखिर उसको समझो। ये जिंक डस्ट वाली रिएक्शन में जिंक ने क्या करा, ये जो हैलोजन एटम है इनको एज अ रेडिकल के फॉर्म में रिमूव कर दिया, उससे बाद में यहाँ पर क्या जनरेट कर दिए फ्री रेडिकल। और हमें पता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं वो तुरंत एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, और अगर वो पहली बार कंबाइन हो रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा 5। तो बच्चों यहाँ पे ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है, वो सेकंड वाली रिएक्शन जो हो रही है इट अकर वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट अकर वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। किस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, देखो थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास में CH2 और यहाँ पे हैलोजन एटम प्रेजेंट है। जिंक ने क्या करा, जिंक की रिएक्शन कराने से ZnH2 रिमूव हो गया और यहाँ पर क्या बन गया CH2 और इनके सरफेस पे क्या आ गया रेडिकल। और ये जो रेडिकल आया है इस रेडिकल ने क्या करा, तुरंत इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो आपके पास में यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अपने यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन हो गया एक्शन ऑफ एल्कोहलिक OH और सेकंड रिएक्शन हो गया एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एक्शन ऑफ एक्वस KOH। एक्वस KOH किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेगा, तो एक्वस KOH वैसे ही एक्शन करेगा जैसा हमने एक्वस KOH की रिएक्शन कराई थी एल्काइल हैलाइड से। तो देखो होने वाला क्या है, सीधा सा अगर मैं रिएक्शन के कंसेप्ट को लिखूं तो क्या होने वाला है कि आपके पास में क्या प्रेजेंट है, RX प्रेजेंट है। RX की रिएक्शन जो है आपने OH माइनस एक्वस से करा दी है। ऐसा कराने पर क्या हो सकता है, इसके अंदर बन जाएगा ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर मैं विसिनल डाइहाइड की बात करूंगा तो विसिनल डायोल बनेगा। क्या बनेगा, विसिनल डाइहाइड की बात करूंगा तो यहाँ पे विसिनल डायोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर से देखो अगर पहले वाले की बात करें, पहला वाला विसिनल है तो विसिनल डायोल बना, सेकंड वाला भी विसिनल डाइहाइड है तो विसिनल डायोल का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो जेम डाइहाइड अगर यूंगा तो क्या होगा, जेम डाइहाइड लेने पर पहले आपके पास में जेम डायोल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जेम डायोल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जेम डायोल है वो अभी यहाँ पर अनस्टेबल है। जेम डायोल को जो है अब स्टेबलाइज होना पड़ेगा, तो स्टेबलाइज होने का तरीका क्या है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल का H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखो एक जेम डायोल से अगर मैं H2O का एलिमिनेशन करता हूं तो बन जाता है आइदर एल्डिहाइड या क्या बन जाता है कीटोन। याद क्या रखेंगे, जेम डायोल जो होता है अगर उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो आइदर एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब बात ये आती है कि जेम डायोल जो है वो कब अनस्टेबल है और कब स्टेबल है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है E, उस एलिमेंट E के साथ में मेरे पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं दो OH ग्रुप की बात कर लेता हूँ। हो सकता है कि OH ग्रुप का नंबर उससे ज्यादा भी हो। तो देखो ये जो OH ग्रुप वाला अरेंजमेंट है वो कब स्टेबल हो, वो कब स्टेबल होगा जब एलिमेंट E के पास में क्या प्रेजेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट हो उसके अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर एलिमेंट E के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो सकता है कि ये जो आपके पास में ऑक्सीजन एटम है वो लोन पेयर से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, जिसके कारण इन वाले बॉन्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और उन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण वो जो डायोल होगा, डायोल ट्रायोल जो भी होगा, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, और वो जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं आते। जैसे देखो मेरे पास में सल्फर है बच्चों, और सल्फर के साथ में S डबल बॉन्ड हो OH और OH। तो आप देखें तो यहाँ पे सल्फर के साथ में दो OH ग्रुप है ना। वैसे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, पर देखो सल्फर के साथ में दो OH ग्रुप है। अब जो सल्फर के साथ में दो OH ग्रुप है उसमें देखो सल्फर जो है वो एक पोलर पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो पोलर पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो सल्फर पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो सल्फर आसानी से बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज कर सकता है।
अगर इसको स्टेबलाइज कर देगा तो H2SO4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। सेम हमारा इसमें क्या आता है फॉस्फोरिक एसिड में, जो फॉस्फोरिक एसिड है वो भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो एक पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड के कारण अगर बॉन्ड ब्रेक कर दे फॉस्फोरस भी चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली देखो मेरे पास में सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में मेरा यहाँ पर 4 OH ग्रुप है, सिलिकॉन के पास में 4 OH ग्रुप है, देखो 4 OH ग्रुप है ना, टेट्राऑल हो गया। पर इसमें देखो क्या है, सिलिकॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होता है, सिलिकॉन एक लूज एसिड है, तो ये बैक बॉन्डिंग से ये सारे बॉन्ड को स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए आपके बॉन्ड नहीं टूटेगा। सिमिलरली देखो कार्बन का एक एसिड भी तो होता है, कार्बोनिक एसिड। बच्चों ये जो कार्बोनिक एसिड है इसमें भी देखो ये जो कार्बन एटम है वो एक पोलर पाई बॉन्ड में है, इस पोलर पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर है क्या कि अगर एक एलिमेंट ई के साथ में 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो और वो एलिमेंट ई के पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो उसका जो डायोल होगा वो एक स्टेबल डायोल होगा, है ना। डायोल कैसा होगा, उसका एक स्टेबल डायोल होगा। अब स्टेबल डायोल का ऐसा मतलब नहीं है कि वो कभी टूटेगा नहीं, बट वो है कि वो अपने आप ब्रेक नहीं होगा, रूम टेम्परेचर डिकम्पोज नहीं होगा, वो स्टेबल डायोल होगा, है ना। जब तक आप जबरदस्ती उस डायोल को ना तोड़ो तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। ओके, जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, H3PO2 है, SiOH4 है, H2CO3 है ये। बट अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं बच्चों, तो देखो मेरे पास में एक कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम की टोटल 4 वैलेंसी होती है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड ही बना सकता था, उसमें से कोई 2 वैलेंसी मैंने OH से सेटिस्फाई कर दी, और रिमेनिंग जो 2 वैलेंसी है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से, सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अब है क्या कि अब ये कार्बन एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन कर नहीं सकता, दैट मींस ये जो मेरे पास डायोल का फॉर्मेशन हो गया वो कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल डायोल क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और C डबल बॉन्ड O बना देगा। तो ये वाला आपके पास में जो डायोल था ये अपना कन्वर्जन किस में करेगा, इससे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। इस तरीके सिग्मा बॉन्ड है वो तो रिटेन रहेंगे, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों जो कार्बन एटम के डायोल्स होते हैं, जो जेम डायोल्स होते हैं वो तो होते हैं अनस्टेबल, और जो विसिरल डायोल्स होते हैं वो होते हैं स्टेबल। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और विसिरल डायोल और जेम डायोल को हम इस वाली रिएक्शन से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक केसीएन, है ना। देखो ऐसी रिएक्शन को जो है एल्काइल हैलाइड के अंदर भी हमने पढ़ा था लेक्चर 2 वाले उसमें, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स लेक्चर 2 में। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बस होगा क्या कि केसीएन से रिएक्शन कराने पर जो एक्स वाले ग्रुप है, ये जो एक्स वाले ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, साइनाइड से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर मैं साइनाइड से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। बस आगे मुझे करना क्या है कि साइनाइड का यहाँ पर रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस कराना है, कुछ भी करा सकते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक प्रोसेस में हो सकते हैं। तो देखो जैसे मेरे पास में इस तरीके से ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पर है एक तरीके का हेलोजन और यहाँ पर मेरे पास में हेलोजन एटम है। अगर इनका मैंने रिएक्शन करा दिया KCN से, है ना, किसके साथ करा दिया, KCN के साथ रिएक्शन करा दिया, एक्वस KCN है, एल्कोहलिक KCN, आप कुछ भी यूज कर सकते थे। तो इस तरीके से रिएक्शन कराने पे एक और बात मैं देखो बच्चा आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक्वस KCN ले सकते थे तो एल्कोहलिक KCN, एल्कोहल की क्या आवश्यकता है, तो आपको बात बताता हूँ बच्चे, जितने भी एल्काइल हैलाइड्स वगैरह होते हैं या डाइहेलोजन या पॉलीजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते। तो अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में बहुत हाईली सोल्यूबल नहीं है, दैट मींस वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इजीली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का यूज करा गया। ओके, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का यूज करा गया है। तो हम चाहे तो इस एक्वस वाले पार्ट को हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास में जैसे ये एक हैलोजन एटम है, ये एक हैलोजन एटम है, तो अब यहाँ पे आपके पास और आ जाएगा, यहाँ साइनाइड और यहाँ पे साइनाइड। अब आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हो, अगर आप इसका रिडक्शन करा दो, अगर आप इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कैसे करा सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन H2BD भी कर सकते हैं, या आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हो। इस तरीके से रिएक्शन कराने पे यहाँ पर क्या बन जाएगा कि जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर वो क्या बना देगा, अमीन फंक्शनल ग्रुप बना देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा NH2। वो एक एडिशनल कार्बन कहाँ से आएगा, तो आप सोचेंगे ये जो आपके पास में साइनाइड का कार्बन था वो CH2 के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट का कार्बन चेन आ जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं, आपने इसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा दिया,
तो अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाएगा COOH और यहाँ पर क्या बन जाएगा COOH, है ना। इस तरीके से ये सक्सेनिक एसिड बन जाएगा। अब और आगे बात आती है कि अब सक्सेनिक एसिड बंद हो गया है, इसको हीट करने पर क्या होगा। तो बच्चों देखो आपके क्लास में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, ये तो हमें कंसेप्ट पहले ही पढ़ा रखा है। ये सक्सेनिक एसिड, अगर आप सक्सेनिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करने पर यहाँ पर क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन होगा और उससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, सक्सेनिक एनाइडेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये एक 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग यहाँ पर जो साइक्लिक एनाइडेट है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, तो ओवरऑल यहाँ पे सक्सेनिक एसिड जो बना है उसका आगे फर्दर हीटिंग करने पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक हमने पढ़ रखा है, और उससे सक्सेनिक एनाइडेट बन जाएगा। जो सेकेंड वाली रिएक्शन है जिसमें मैंने जेम डाइलाइड का यहाँ पर यूज करा है, ये जो जेम डाइलाइड है अगर आप इसका पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जेमिनल डाइसाइनाइड बन जाएगा, जिसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास में एक ही कार्बन में 2 COOH ग्रुप आ जाएंगे। फिर आपके पास में क्या सा हो जाएगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल मेलोनिक एसिड। इसको हीट करने पर क्या होगा, इसको हीट करने पर मेलोनिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज होगा और उससे ये वाला प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक KCN, और एल्कोहल का हम जनरली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो वाटर में हाईली सॉल्युबल नहीं होते बट वो अल्कोहल में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का यूज करा गया। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो बच्चों देखो, जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव वो मीथेन है, मेनली वही हमारे कोर्स में। तो देखो उसके अंदर क्या होगा, जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव मीथेन जो हमारे कोर्स में है वो है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फिजिकल स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, लिक्विड है, ब्रोमोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, आइडोफॉर्म क्या है, एक येलो कलर का सॉलिड है। ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आ रखा है, उन्होंने पूछा कि एक कंपाउंड जो बन रहा है वो येलो कलर का सॉलिड बन रहा है। तो देखो येलो सॉलिड जो होता है कई बार रिएक्शन में AgBr या AgI भी होता है, पर साथ साथ में आइडोफॉर्म भी एक येलो सॉलिड है। तो आगे देखो क्या है, हेलोफॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय, हेलोफॉर्म बनाने की जो रिएक्शन है उनको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। कितनी अच्छी बात है, हेलोफॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत मान स्टेटमेंट है, इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे आप लिख देना। ओके, हेलोफॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। आगे, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको मेन इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, एनी कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो हैविंग, उसमें क्या होना सकता है, या तो आपके इसमें कोई एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप हो, उसके पड़ोस में क्या हो 3 CH3 ग्रुप हो, या आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये वाले सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो क्या शो करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, है ना। जैसे इनके अगर आप एग्जांपल लिखें तो बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। जैसे बच्चों देखो CH3 CH2OH हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। क्या बीटा कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हो गए 3 बीटा हाइड्रोजन हो गए। क्या हो गया यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन, तो ये आसानी से क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। फिर अगर आप बात करें, जैसे देखो मेरे पास में ये वाला हो गया कंपाउंड CH3CHO, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो कार्बन है वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, तो उसके पड़ोस वाला कार्बन अब कौन सा हो गया, ये वाला। क्या इसके में 3 अल्फा H है, हाँ इसके 3 अल्फा H है, तो ये आसानी से हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। फिर अगर मैं बात करूं एसीटोन की, तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन आसानी से दे देगा। अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो बच्चों क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, देगा ना से, क्योंकि इसके पास में यहाँ पर 3 अल्फा H प्रेजेंट है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। फिर अगर हम बात करें इन वाले एग्जांपल्स की, कौन सा वाला एग्जांपल की, जैसे अगर हम ले लें ये वाला एग्जांपल CH3 CH2 CO CH2 CH, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं देगा, है ना। तो हम पहले ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा और कौन नहीं देगा। अब इसमें एल्कोहल में 3 बीटा H होने क्यों जरूरी है और एल्डिहाइड कीटोन में 3 अल्फा H होने क्यों जरूरी है, ये भी आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, सच नीचे क्या यहाँ पर दिया है, द स्ट्रक्चर अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन और ट्रीटमेंट विद हेलोजन एंड एल्कली, हेलोजन एंड एल्कली
और हाइपोहेलाइड सॉल्ट, हाइपोहेलाइड सॉल्ट मतलब NaOH सॉल्ट। देखो रिएक्शन में क्या है, आपके पास में कोई अल्कोहल है जिसके पास में अल्कोहल के OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में तीन बीटा H है, या आपके पास में कोई कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा H प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन अगर आप हेलोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन तो हमें मिलता है हेलो फॉर्म, और एक तो मिलेगा हमें हेलो फॉर्म और साथ में क्या मिलेगा, एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। हेलो फॉर्म मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे ये आपके पास में अल्कोहल है, ठीक है, तो पहले ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बाकी की सारी बात हम बाद में कर सकते हैं ना, हर किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं होती। देखो अपने पास में ये वाला अल्कोहल वाला पार्ट है, इस अल्कोहल वाले पार्ट में इसको यहाँ से काट दो, 3 अल्फा H यहाँ से काट दिया, तो अब इसको यहाँ से काटने से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो 3, इसके अंदर हेलोजन, और रिमेनिंग बॉन्ड तोड़ के वहां पर क्या लगा दो, एक हाइड्रोजन एटम, तो बन जाएगा एक हेलोफॉर्म। और ये वाला जो कंपाउंड है इसका आप कर दो ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन। फर्दर ऑक्सीडेशन करने से क्या मिल जाएगा आपको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि हमने बेसिक मीडियम ले रखा है तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। वैसे देखो इसकी रिएक्शन आप कराओ तो ये वाला जो CH ग्रुप है इसका बन जाएगा हेलोफॉर्म और बाकी बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ओके, बात हो रही है यहाँ पर जो R है वो R क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल फिनाइल कुछ भी हो सकता है। तो देखो एक अपने पास में CH3CHOHR, याद क्या रखेंगे, अल्कोहल को लेने पे पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, अल्कोहल को लेने पे पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन अगर पहले से है तो सीधा हम हेलोफॉर्म फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अल्कोहल को लेने पर हमें जो हेलोजन की आवश्यकता होती है वो एक कोफिशिएंट ज्यादा होती है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में कोफिशिएंट कितना है 3, तो अल्कोहल में जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 4। एक बात आप इतना याद रखिए। तो देखो अगर यहाँ पर 3 हेलोजन है तो यहाँ पर कितने हेलोजन मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 4। 3 की जगह अगर 4 यूज करेंगे दैट मींस मीडियम के अंदर 2 हैलाइड आयन और आ जाएंगे, तो 2 हैलाइड आयन को कैरी करने के लिए 2 हैलाइड आयन अगर आपके पास में आ जाएंगे तो रेस्पेक्टिवली, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, तो आपको 2 सोडियम आयन और चाहिए, तो देखो नीचे अगर 4 NaOH है तो ऊपर कितने हैं, 6। मैं सारी बकवास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोफिशिएंट भी पेपर में आ रखे हैं, ये कोफिशिएंट्स पेपर में पूछे गए हैं कि यहाँ पर हेलोजन कितना यूज होगा, यहाँ पर NaOH कितना यूज होगा, यहाँ पर हेलोजन कितना यूज हो रहा है और यहाँ पर NaOH कितना यूज हो रहा है। ओके, तो ये बातें बहुत काम की। अब उससे देखो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएंगे 5 NaX, यहाँ पर बन जाएंगे 3 NaX, है ना, 2 कम बनेंगे। यहाँ पर आपके यहाँ से बन जाएगा हेलोफॉर्म और यहाँ पर बन जाएगा हेलोफॉर्म, है ना, यहाँ पर 5 H2O और यहाँ पर बन जाएंगे 3 H2O। रिमेनिंग बैलेंसिंग तो आपको आनी चाहिए। तो बच्चों ये जो नीचे वाला पार्ट दिया है पेपर में कई बार सीधा इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है ना। एक तो उन्होंने पूछा कि कौन सा अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है, और एक उन्होंने पूछा कौन सा एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है। फिर अगर अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा और उसका कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड कीटोन अगर करेगा तो उनके जो यूज होने वाले जो हेलोजन एटम्स है उनका डिफरेंस कितना होगा। अल्कोहल में हेलोजन मॉलिक्यूल जो यूज होगा वो एल्डिहाइड कीटोन से एक ज्यादा होगा, और जो NaOH मॉलिक्यूल यूज होंगे वो अल्कोहल में 2 यूनिट ज्यादा यूज होंगे एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो देखो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने अल्कोहल से स्टार्ट करा है तो उस अल्कोहल का हेलोजन उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, अल्कोहल का हेलोजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करने से दोनों हाइड्रोजन आप हटा दो, कौन से वाले हाइड्रोजन, देखो इसमें आप इन हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दो, तो अगर आप इन हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर देते हैं, इन वाले हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन ही तो हो गया। दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन हटेंगे और हेलोजन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, HX, है ना। तो इस वाले कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन हो गया। देखो कैसे, इस वाले कार्बन एटम का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ये मेरे पास में मैं कार्बन चेन ही मान रहा हूँ, जो R ग्रुप है ये कार्बन चेन मतलब एल्काइल या फिनाइल को मान रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम नहीं मान रहा। तो अभी मेरे पास में देखो CH बॉन्ड के कारण कार्बन पे -1 स्टेट है और OH बॉन्ड के कारण जो है CO बॉन्ड के कारण कार्बन में +1 स्टेट है, तो इसका स्टेट क्या है, 0। बट अब कार्बन डबल बॉन्ड O आ गया, अब इसका स्टेट कितना हो गया मेरे पास में, +2, इसका स्टेट हो गया यहाँ पे +2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ओवरऑल कार्बन एटम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अपने पास आ गया एल्डिहाइड कीटोन। देखो जो एल्डिहाइड कीटोन होता है बच्चों उसमें ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड उसका क्या होता है, -M इफेक्ट होता है, और हमें पता है जिस ग्रुप का -M इफेक्ट होता है इट कैन स्टेबलाइज NI। तो
ग्रुप्स हैविंग -m और -sc इफेक्ट कैन स्टेबलाइज कार्बेनाइन। ये तो हमें पता ही है, हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, कैन स्टेबलाइज कार्बेनाइन। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके पास में ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा वाला ग्रुप की बात करता हूँ, देखो ये वाला जो ग्रुप है CH3CWR, आप सीधा ही काम क्या कर सकते हो कि आप क्या करो कि यहाँ से CH2 माइनस बना दो। क्या बना दो? यहाँ से CH2 माइनस बना दो और एक H+ आयन बाहर निकाल दो, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रोटोमेरिज्म से भी कर सकते हो, पर मैं चाहूँ तो सीधा भी आप कर सकते हो। देखो कि आप क्या करो, यहाँ से जो है आप CH2 माइनस बना दो और एक H+ बना दो। वो जो CH2 माइनस बनेगा वो एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। वो जो CH2 माइनस होगा फिर उसकी रिएक्शन जो है हेलोजन पर करा दो, है ना। क्या करो, उसकी रिएक्शन हेलोजन पे करा दो। ये जो CH2 माइनस बनेगा C डबल बॉन्ड R है, इसकी रिएक्शन आप हेलोजन पे करा दो। जब हेलोजन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर हेलोजन पे ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इनके बीच का तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, और ये X- आयन के फॉर्म में निकल के बाहर चला जाएगा। ओके, तो क्या उससे क्या बन जाएगा? HX। तो देखो यहाँ और जो HX है वो तो जो एल्कलाइन मीडियम है उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो फाइनली आपके यहाँ से बन जाएगा RCOCH2X। इस ओवरऑल रिएक्शन को, यहाँ से यहाँ की कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे कि CO ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे अल्फा हेलोजिनेशन। तो पहले होगा ऑक्सीडेशन, बाद में क्या होगा? अल्फा हेलोजिनेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों अल्फा हाइड्रोजन जो रिप्लेस होते रहेंगे और तीन जगह पे क्या हो जाएगा? अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा। अगर तीनों जगहों पे अल्फा हेलोजिनेशन हो गया है तो अब वो जो OH ग्रुप है वो अब कार्बन, ये जो C डबल बॉन्ड O है उस ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो बच्चों ये एक तरीके की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये आपके यहाँ से बन जाएगा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अब चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो बच्चों देखो इसमें एलिमिनेट होने के लिए कौन कौन से ग्रुप है। अगर मैं OH माइनस आयन को बाहर निकाल दूं तो भाई पहले मैंने अटैक ही कोई करा था, क्या मैं पागल हूं जो OH माइनस आयन को बाहर निकाल रहा हूं? अब देखो अगर मैं ऐसे O को बाहर निकाल दूं तो यार ऐसे O-2 आयन तो पानी में कभी देखा नहीं गया। अब निकल कौन सकते हैं? या तो R माइनस या CH3 माइनस। क्या निकल सकता है? या तो मीडियम में R माइनस या CH3 माइनस। तो हमें चेक करना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। नो डाउट CH3 माइनस है। जो CH3 माइनस जो कार्बेनाइन है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो R माइनस से बहुत ज्यादा होगी। उसका लॉजिक क्या है बच्चों? उसका लॉजिक है बैक बॉन्डिंग। क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाती है? बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग के कारण आपके पास में हेलो फॉर्म का जो एनायनिक फॉर्म है, इट इज एनायन ऑफ हेलो फॉर्म, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इट इज एनायनिक फॉर्म ऑफ द हेलो फॉर्म। अब क्या होगा आपके पास में? मीडियम कैसा है? एक्वस मीडियम है। तो एक्वस मीडियम में क्या होगा? जो H एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो इससे आगे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? CH3 से। ओके, और मीडियम में NaOH भी लिया था तो जो एसिड बनेगा, देखो एसिड कैसे बनेगा? अगर ये रिप्लेस हो जाए तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो O नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पर मीडियम तो हमारे पास में एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन मीडियम यहाँ पर क्या करेगा? ओवरऑल उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसिड की रिएक्शन हो जाएगी एल्कलाइन मीडियम से और क्या बन जाएगा उसके अंदर? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। ओवरऑल यहाँ से H जो है वो यहाँ चला गया। तो H यहाँ पर नहीं गया, H की रिएक्शन तो एक्चुअली NaOH से हुई है। H की रिएक्शन जो हुई है वो NaOH से हुई है। अब इसी रिएक्शन में अगर आप जो है ये जो पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन करते, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखो अगर आप ये यूज करते, है ना, क्या यूज करते थे आपको बता रहा हूँ। अगर इस पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप ये करते कि सर देखो मैंने ले लिया CH3 CH2OH, बिल्कुल ले लिया जी। उसके बाद में सर मैंने ले लिया NaOD ले लिया और साथ में D2O ले लिया। क्या ले लिया इसके अंदर? D2O ले लिया और तो साथ में मैंने X2 भी ले लिया, हाइड्रोजन भी ले लिया। तो अब सर एलोफॉर्म रिएक्शन होगी? मैं कहा बिल्कुल, तो आराम से हो जाएगी। सर अगर अब एलोफॉर्म रिएक्शन होगी तो अब क्या बनेगा? तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर CH3 और साथ में क्या आ जाएगा? D बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, एक कार्बन का ही एसिड रहेगा ना। यहाँ पर देखो अगर मेरे पास में ये वाला ग्रुप का हेलोफॉर्म बन गया तो एक ही कार्बन का एसिड रहेगा। तो अब मेरे पास में बन जाएगा HCO माइनस Na+। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आने का मतलब है कि ये जो ड्यूटेरियम एटम आया है वो मीडियम से आया है।
है ना। सॉल्वेंट के पास में जो आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन वाला फॉर्म था वो यहाँ पर हेलोफॉर्म के साथ जुड़ गया है और उससे हमें फाइनली हेलोफॉर्म के एनायनिक पार्ट जुड़ गया और उससे हमें हेलोफॉर्म मिल गया। ओके बच्चों, तो ये अपने पास हो गया मैकेनिज्म ऑफ द हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, है ना। तो देखो क्लोरोफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है पहले उनको पढ़ लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लोरोफॉर्म की थोड़ी अजीब सी स्मेल होती है, स्वीट सी स्मेल होती है ना। पर आप ज्यादा सूंघना नहीं, आप इसमें बेहोश हो जाओगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसमें थोड़ा उसके एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज की होती है। तो क्लोरोफॉर्म एक स्वीट स्मेलिंग जो है लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाटर में थोड़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट इथेनॉल वगैरह में और ईथर में हाईली सॉल्युबल है। ओके, वैसे क्लोरोफॉर्म जो है वो नॉन इन्फ्लेमेबल जो है लिक्विड है, मतलब ये इजीली कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट इसके अगर आप वेपर्स ले लें क्लोरोफॉर्म का और उसको स्ट्रांगली हीट करें तो कहते हैं ग्रीन कलर की फिल्म प्रोड्यूस होती है। ओके, पर ऐसा प्लीज आप ट्राई मत करना, क्लोरोफॉर्म से छेड़छाड़ आप मत करना। अब बात आती है कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों देखो क्लोरोफॉर्म बनाने के तरीके क्या होते हैं। तो पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, है ना। देखो सिंपल तरीका क्या है, फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहले इस वाले कंसेप्ट पर आता है, फ्रॉम द कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी रिएक्शन आप करा दो हाइड्रोजन से, करा दो एक तरीके से कैटालाइटिक आप रिडक्शन करा दो, तो उससे क्या होगा, CCl4 में जो CCl4 है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, इसी पर लिखा हुआ जो है CCl4 जो है, इसमें इस वाले कार्बन एटम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना है, +4। अगर मैं इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो अलग अलग स्पीसीज में क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर अलग स्पीसीज क्या होगी, उसके अंदर क्लोरीन एटम हटेगा और हाइड्रोजन जोड़ने लगेगा, ये एक तरीके का रिडक्शन प्रोसेस है। तो इससे क्लोरोफॉर्म बन सकता है, इससे CH2Cl2 बन सकता है, इससे आप CH3Cl तक जा सकते हैं। ये काम हम लगातार इसके अंदर करते रहेंगे। ओके, बट क्लोरोफॉर्म तो बन ही सकता है ना। दैट इज हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हुए, रिडक्शन करते हुए क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एट 370 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों जो मीथेन है, आपने मीथेन का क्लोरीनेशन कर दिया, है ना। एल्काइल हैलाइड के टॉपिक के अंदर पढ़ा था। मीथेन का अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे मिथाइल क्लोराइड मिल सकता है, डाइक्लोरोमीथेन, तो उससे क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन गया। इन दोनों ही रिएक्शंस में बनेगा तो आखिर क्या, एक मिक्सचर के फॉर्मेशन होगा, प्योर क्लोरोफॉर्म कभी नहीं मिलेगा। ओके, बट देखो ये जो पहले वाले दो मेथड दे रखे हैं इसके अंदर, फर्स्ट बाय डिस्टिलिंग इथेनॉल विद अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, और दूसरा दिया फ्रॉम एसीटोन। इन दोनों ही कंसेप्ट्स का, इन दोनों ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मेन कंसेप्ट क्या है उस पर देखो आपको बात बताता हूँ। बाकी सारी बातें बेकार, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो जब भी मेरे पास में CCl3 हो और CCl3 के पड़ोस में मेरे पास में COO ग्रुप हो, कौन सा हो, COO ग्रुप, ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। और साथ में अब मैंने मीडियम में क्या ले लिया है, OH माइनस आयन ले लिया। मीडियम में यहाँ पर क्या ले लिया, OH माइनस आयन। इन दोनों को अगर आप साथ में रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके यहाँ से बन जाएगा CCl3, C के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या आ जाएगा OH, और जो पहले उसका बॉन्ड था वो तो प्रेजेंट था। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल जो है 4 बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये वही वाला कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, इस वाले के अंदर पढ़ा कि ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में जो अटैक OH माइनस आयन कर रहा है वो तो वापस रिमूव नहीं होगा। अब रिमूव क्या है, O माइनस आयन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर O माइनस आयन रिमूव कर देंगे सॉल्यूशन में O माइनस टू बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, कि एक्वस मीडियम O माइनस टू आयन बने। फिर या तो रिमूव होगा R माइनस या CH3 माइनस, CH3 माइनस स्टेबलाइज क्यों हो जाएगा, ड्यू टू ब्रेक बॉडी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। जब भी आपके पास में किसी भी कंपाउंड के अंदर CCl3 और C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप OH माइनस आयन से करा दो, मीडियम में OH माइनस आयन आप ले लो, एल्कली ले लो, तो उसमें क्या होगा, वो OH माइनस आयन उसके ऊपर अटैक करेगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है स्टूडेंट्स, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल को रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, अगर ये यहाँ से आपके पास में कोई भी R ग्रुप या H एटम कोई भी था वो तो रिमूव नहीं होगा, OH को अटैक भी करा रहे हो और OH को रिमूव भी करा रहे हो, तो फिर तो हम लोग बेवकूफी, हम काम ही क्यों कर रहे हैं ऐसा। O माइनस आयन रिमूव नहीं करेगा क्योंकि O माइनस टू नहीं बनेगा, पर CCl3 तो रिमूव हो सकता है ना। बस यही कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है और कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं। आपने कैसे ही करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O क्रिएट कर दिया है तो उसमें आप एल्कलाइन मीडियम से रिएक्ट करा दो, इंटरेक्ट करा दो, तो उससे अपना भी क्या होगा, CCl3 माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा उसके अंदर,
CCl3 माइनस और मीडियम से H प्लस आयन पकड़ के क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म। क्या बना देगा, मीडियम से H प्लस आयन पकड़ के क्लोरोफॉर्म HCCl3 बना देगा। देखो इसमें जो ये वाला मेथड है उसको पढ़ लेते हैं। बाय डिस्टिलिंग इथेनॉल विद अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर। कुछ नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर पहले क्या करेगा, इथेनॉल का करेगा ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ये तो हुआ था एलोफॉर्म रिएक्शन में भी, पहले ऑक्सीडेशन ही तो हुआ ना अल्कोहल का। तो इथेनॉल का होगा ऑक्सीडेशन और बन जाएगा आपके पास में एल्डिहाइड। अब बताओ इस एल्डिहाइड का क्या होने वाला है, बताओ इस एल्डिहाइड के साथ में क्या होगा, अल्फा क्लोरीनेशन। क्या होगा यहाँ पे, अल्फा क्लोरीनेशन। अगर इसका अल्फा क्लोरीनेशन होगा तो अल्फा पोजीशन पे 3 Cl एटम आ जाएंगे, है ना, H एटम हटेंगे और 3 Cl एटम आ जाएंगे। अब ये वाला कंपाउंड देखो आ गया ना, जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा था। अब इस वाले कंपाउंड का ट्राइक्लोरोएसिडल्डिहाइड जिसको बोलते हैं क्लोरल, इस क्लोरल की रिएक्शन जो है आप करा देंगे बेस से, OH माइनस आयन से, जो मीडियम में पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, वो क्या करेगा, इस क्लोरल से रिएक्शन करेगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन के थर्ड स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे, जो थर्ड स्टेप अपने पास में वहां पर पहुंच जाएंगे, जिससे मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म। और साथ में क्या मिलेगा, एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। कौन सा, इस वाले का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप का कार्बोक्सिलेट फॉर्म क्या होगा, HCOO माइनस। तो कैल्शियम का फॉर्मेट मिलेगा सर, क्या मिलेगा, कैल्शियम का फॉर्मेट। आई होप ये रिएक्शन को डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, जो एलोफॉर्म रिएक्शन में हो रहा था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। सेम देखो अपने पास में काम ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की जगह NaOCl का यूज करें, NaOHCl2 का यूज करें तो भी काम हो जाएगा। तो हम भी तो यही करें, काम हो जाएगा, क्योंकि NaOH लेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, और देखो क्या है, अगर प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना तो कैसे बनाते हैं, प्योर क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और क्लोरल हाइड्रेट। भाई तुम्हारे पास में लेबोरेटरी में पहले से ही क्लोरल हाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट को पानी में डालो, पानी डाल के क्या उसके अंदर NaOH डाल दो, NaOH डालने पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ओके, फिर कहते हैं कि क्लोरल हाइड्रेट जो है वो स्टेबलाइज क्यों हो जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो 11th क्लास का टॉपिक है, कर लिया था हमने कि इसके अंदर क्या होगा, क्लोरल हाइड्रेट में एक इंपॉर्टेंट तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर देखो कह रहे हैं एसीटोन से कैसे मिलेगा। देखो बच्चों जो एसीटोन है, एसीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरीनेशन। तो देखो अल्फा क्लोरीनेशन करा दिया। फिर वो अल्फा क्लोरीनेशन करने के बाद में बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराया, बेसिक मीडियम का OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जिससे क्या होगा, CCl3 माइनस रिमूव हो जाएगा और वो सॉल्यूशन से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके बना लेगा क्लोरोफॉर्म, है ना। आगे दिया है एसीटोन इज प्रेफर्ड टू इथाइल अल्कोहल एज द यील्ड इज बेटर। यील्ड वगैरह बेटर कैसे होने वाली है कि जो एसीटोन होता है, जो आपके पास में एसीटोन मॉलिक्यूल है, वो एसीटोन मॉलिक्यूल में आपको जो हेलोजन की रिक्वायरमेंट है वो पहले से कम होगी ना। कितनी कम होगी, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तो मुझे कितने हेलोजन चाहिए, 4 हेलोजन मॉलिक्यूल चाहिए, और अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन लेता हूं तो मुझे चाहिए 3 हेलोजन। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे मिलेगा, डिस्कस कर लिया था। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से कैसे मिलेगा, वो भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस क्या है, तो बच्चों देखो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर अंडरगो स्लो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ हाईली पॉइजनस गैस, फॉस्जीन गैस। और जब ये गैस का फॉर्मेशन होता है तभी ये कहते हैं कि ये वाला कलर आता है। बट वेपर्स में बर्न विद ग्रीन फ्लेम, जो ग्रीन फ्लेम आ रहा है एक्चुअली वो फॉस्जीन गैस के फॉर्मेशन के दौरान आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को अगर आप O2 गैस के कांटेक्ट में रखेंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे फॉस्जीन गैस एक हाईली पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को लाइट से दूर रखते हैं, है ना, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है वो पॉइजनस कंपाउंड है। आगे देखो क्या है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ब्राउन बॉटल्स टू कट ऑफ द लाइट एंड फिल्ड अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मतलब पूरी बॉटल हम भर देंगे। जैसे अगर ये एक बॉटल है जिसमें क्लोरोफॉर्म स्टोर करना है, तो हम क्लोरोफॉर्म को यहां तक स्टोर करके रखेंगे, है ना, बिल्कुल अप टू द ब्रिम भर देंगे। एंड फिल्ड अप टू द ब्रिम टू स्टॉप द अबाउट डिकम्पोजिशन। 1% ethanol is also added which destroy the traces of phosgene which may be formed on storage। तो देखो जो इथेनॉल है वो फॉस्जीन को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, जैसे ही फॉस्जीन बनेगा इथेनॉल उससे रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाएगा, डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बनाएगा इसके अंदर, डाई इथाइल कार्बोनेट। ये एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो ये COCl और Cl, इसमें जो रिएक्शन है किसके साथ में हो जाएगी, इसकी रिएक्शन अपने पास में हो रही है CH3 CH2O। इससे ये क्या होगा, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल का लोन पेयर जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, है ना।
अगर यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl O नेगेटिव Cl, अब साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर OH CH2 CH3, और ये जो O ऑक्सीजन एटम इसके सरफेस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, यहाँ से हमें कोई पार्टिकल को रिमूव करना है। अगर मैं इसी को रिमूव कर दूं तो मैं पागल हूं, पहले इसको अटैक ही को कराया, ये रिमूव होगा नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक Cl को आप रिमूव करा दो। तो किसी भी एक Cl को आप रिमूव करा दो तो रिमूव कराने से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा O, और वो जो OH है यहाँ पर H, और इसको मैं इथाइल लिख देता हूँ, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब O पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, Cl C डबल बॉन्ड O OTH और एक H प्लस आयन को रिलीज कर देगा, है ना, और वो जो H प्लस आयन है वो HCl से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर दो बार इस तरीके से OTH जुड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर आपके पास में डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, डाई इथाइल कार्बोनेट। अगर आप डाई इथाइल कार्बोनेट का पूरा स्ट्रक्चर बनाए, इस डाई इथाइल कार्बोनेट का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बच्चों ये है, इट इज डाई इथाइल कार्बोनेट। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में क्लोरोफॉर्म की क्या है, रिडक्शन। तो देखो वही है, अब इधर देखो जैसे यहाँ पर रिएक्शन कराया गया था, बस वही रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। तो अगर मैं कैटालाइटिक रिडक्शन हाइड्रोजनेशन कराता रहूं क्लोरोफॉर्म का तो डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, और ज्यादा करते रहे तो मीथेन तक बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड मीथेन तक बन सकता है। ऐसी रिएक्शंस पेपर के अंदर नहीं आती, ना कोई आपको बोर्ड्स वगैरह में पूछेगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी रिएक्शन, इसका क्या फायदा है ना, हमेशा मिक्सचर बनने वाला, तो ऐसी रिएक्शंस पेपर में नहीं आएगी। ओके, अब देखो आगे क्या है, हीटिंग विद सिल्वर पाउडर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो बच्चों देखो जो क्लोरोफॉर्म है उसकी रिएक्शन हम सिल्वर से करा रहे हैं। जो सिल्वर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो AgCl बना सकता है, और वो AgCl बनाने के लिए कहीं से भी Cl को बाहर निकालेगा। अगर वो Cl को बाहर निकालेगा तो अगर मैं 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल और 6 Ag लेता हूँ तो 6 AgCl बन जाएंगे। क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, इस कार्बन के तीनों जो CCl बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, तीनों जो बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते रहेंगे, फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथाइन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा या एसिटाइलिन गैस बन जाएगी। ये 11th क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन के अंदर भी था, आप चाहे तो उसको वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आप HNO3 से कराते हैं तो क्लोरोपिक्रीन बन जाता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप HNO3 से कराते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरोपिक्रीन। ये रिएक्शन एक तरीके का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का टाइप है। कैसे देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होगा, अपने पास में क्लोरोफॉर्म है CCl3 और यहाँ पर है H, और ये नाइट्रिक एसिड, होगा क्या, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से H और OH हट जाएगा। अगर हम H और OH यहाँ से हटा देंगे, है ना, मैं इस रिएक्शन के आड़े आ गया, बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ही नहीं दिखेगा तो रिएक्शन लिखने का फायदा क्या है ना। तो देखो इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर होने क्या वाला है कि अपने पास में है C, क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो बार बार, ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन जो है मैंने करा दी OH NO2 से, इससे करा दी। इससे देखो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, इसमें यहाँ से हम डिहाइड्रेशन करा देंगे, एस्टरिफिकेशन करा देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, CCl3 और NO2 बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। आगे देखो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, फॉस्जीन कैसे बनता है, क्लोरोपिक्रीन कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये वो कैसे बनता है, सब आएंगे पेपर के अंदर, है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास है। आगे देखो, क्लोरोपिक्रीन इज अ पॉइजनस लिक्विड एंड यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड इन केमिकल वारफेयर। ये एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है, क्लोरोफॉर्म आपको सुंघा के जो है आपको बेहोश करने के लिए, और ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघाओ तो टपक भी जाते हैं, है ना। और ये क्या है, क्लोरोपिक्रीन, ये इंसेक्टिसाइड है, और ये कई बार केमिकल वारफेयर में यूज होता है, डेट मींस हमारे बॉडी के लिए भी कैसा है, हार्मफुल है। फॉस्जीन कैसा है, हार्मफुल है। तो भाई साहब क्लोरोफॉर्म से दूर रहो, है ना। गलती से लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म की बोतल आप खोल के रिएक्शन इधर करने लगे तो आपका क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पॉइजनस तो है। नेक्स्ट देखो अपने पास में रिएक्शन विद कंडेंसेशन विद कीटोन्स आ गया। कीटोन देखो क्या है कि मेरे पास में ये एसीटोन है ना, एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म की जो है आप रिएक्शन कराओगे तो कैसे करा दोगे, यहाँ पर OH माइनस आयन से रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो कौन सा बना, क्लोरीटोन बना। कौन सा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, क्लोरीटोन का। ये क्लोरीटोन कैसे बन सकता है, तो इसमें आप देखो ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्लोरीटोन कैसे बना होगा, बता देता हूँ।
जैसे को मेरे पास में बच्चों ये क्लोरोफॉर्म, हमें पता है क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वीकली एसिडिक होता है, क्योंकि उसका जो ये जो एनायनिक फॉर्म बनेगा वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में क्यों शिफ्ट हो जाएगी, इट इज कह सकते हैं इट इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या लिख देंगे, शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म को KOH के अंदर डाल के रखूं तो हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म अपने एसिडिक नेचर को शो करते हुए क्या बना ले, CCl3 बना ले। अब जो वो जो CCl3 है, ये जो अपने पास में CCl3 बना है, इसका अटैक मैं इस एसीटोन की C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे करा रहा हूँ, किस पे करा रहा हूँ, इस वाले पर अटैक करा रहा हूँ, है ना। तो जो मैंने अटैक यहाँ ऊपर कराया था उसको अटैक को मैं यहाँ तक करा देता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक करा। अगर इसका अटैक हम यहाँ पे करा देंगे तो यहाँ अटैक कराने से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इससे बन जाएगा CH3 O नेगेटिव CH3 और यहाँ पर CCl3 आ जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पर बन गया। बच्चों देखो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है अभी यहाँ से कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी ग्रुप आएगा CCl3 को हटाएंगे तो बेवकूफी कहलाएगी, हो नहीं सकता। O- से O-2 नहीं बनेगा, CH3 नहीं हटेंगे, क्योंकि प्राण ले लोगे आप, मिथाइल का कार्बोनाइल मीडियम में डाल दोगे तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत चिपक जाएगा, वही रिएक्शन कर जाएगा, तो मिथाइल का कार्बोनाइल यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि बस मीडियम से जो H+ आयन है मीडियम का, फिर से जो KOH ने रिएक्शन करके जो वाटर मॉलिक्यूल बनाया था वो फिर से H+ आयन जो है वो इसको दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्लोरीटोन जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये है क्लोरीटोन। ये एक तरीके की क्या है, इट इज विजुअलाइज्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ CH-Cl3 ओवर द कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका रिएक्शन। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास में आती है, वो कौन सी है, वैसे क्लोरीटोन की प्रॉपर्टी भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्लोरीटोन इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इज यूज्ड इन हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। दैट मींस क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के रिमेनिंग जितने भी डेरिवेटिव हैं वो आपको टपकाने के लिए बनाए गए, है ना। अगर आपको बहुत अच्छी की नींद लेनी है, कई लोगों को मन में विचार आते हैं कि भाई नहीं जीना है, हम क्या करें, है ना, तो वो लोग क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो क्लोरोफॉर्म के डेरिवेटिव्स का उपयोग कर लेते हैं। मेरी सलाह आपको ये है कि पढ़ाई लिखाई कर लो, इनका उपयोग करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ये अपने जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे अमीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें भी आएगा, पर हम कार्बाइल रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, फिर भाई कार्बाइल रिएक्शन में क्या होगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में तो देखो ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है बच्चों, उसमें क्या होने वाला है, इस वाली रिएक्शन में आपको देखो याद क्या रखना है कि कोई भी 1 डिग्री अमीन आप ले लो, कोई भी 1 डिग्री अमीन हो, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हो, साथ में हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म और साथ में हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक एल्कली ले लिया और थोड़ा बहुत हमने अल्कोहल भी लिया, है ना। अल्कोहल क्यों लिया कि क्लोरोफॉर्म को थोड़ा बहुत उसमें डिसॉल्व कर सके, और बाद में उसको स्ट्रांगली हीट करा। हीट करने पर यहाँ पर क्या होगा, उससे बन जाएगा वो जो आपने अमीन लिया था, अमीन का सीधा सीधा वहां पे क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। जैसे अगर आप लेते इथाइल अमीन, क्या लेते इथाइल अमीन, तो इथाइल का आइसोसाइनाइड बन जाता। अगर आप लेते इसके अंदर एनिलीन, तो इसके अंदर बेंजीन का या फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता। ओके, देखो ये वाला एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें लेते CH3 CH2 NH2 और इसमें कार्बाइल अमीन रिएक्शन कराते CAR, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कराते, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन से सीधा सीधा ये बन जाएगा CH3 CH2 NC बन जाएगा। और अगर आप इसमें लेते एनिलीन C6H5 NH2 और इसमें आप कार्बाइल अमीन रिएक्शन कराते तो बन जाता C6H5 NC, ये बन जाता। तो आपको एक प्रोडक्ट जो है अभी तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो अपने अमीन्स वाला चैप्टर आएगा ना बच्चों, उसमें से रिएक्शन का हम लोग मैग्नीशियम पढ़ेंगे, तो अभी प्लीज आप याद रखिएगा। और साथ साथ में जो आइसोसाइनाइड बनते हैं, आइसोसाइनाइड की बड़ी गंदी स्मेल होती है ना, वेरी डिसएग्रीबल स्मेल होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है, इसलिए ये एक तरीके से क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी है। जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, जो कि क्लोरोफॉर्म का एक टेस्ट है। अब जो अपने पास में नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर-टिमान रिएक्शन। तो बच्चों देखो रीमर-टिमान रिएक्शन में क्या होगा, हमें लेना तो क्लोरोफॉर्म ही है, क्लोरोफॉर्म के साथ में लिया जाता है क्या, फिनॉल। क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या लेते हैं, फिनॉल, और साथ में हमने यहाँ पर क्या लिया है, एल्कली का यूज करा है, वही आपके पास में बेस का यूज करा है, OH- आयन का, है ना।
कार्बालेमिन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, बेस और साथ में क्या होता है, अमीन, प्राइमरी अमीन होता है। रिमर-टिमान रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आरटीआर, रिमर-टिमान रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम लेते हैं फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और OH माइनस आयन, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और OH माइनस आयन, ठीक है। अगर आपको याद रखना हो कि आरटीआर जो है उसमें होता है पीसीओ, आरटीआर में क्या होता है, पीसीओ, पीसीओ का मतलब क्या है, फिनॉल, सी का मतलब क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, और O का मतलब क्या है, OH माइनस आयन, ये आपके पास में हो गया। तो आरटीआर पीसीओ से आपको याद रहेगा, ओके। और जो कार्बालेमिन रिएक्शन होती है, कार्बालेमिन रिएक्शन में CAR, कार्बालेमिन रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीन, क्लोरोफॉर्म और O, तो इसके अंदर होता है ACO, अमीन, क्लोरोफॉर्म और OH माइनस आयन। कार्बालेमिन रिएक्शन में ACO और रिमर-टिमान रिएक्शन में PCO होता है। तो फिनॉल हमने ले लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराई OH माइनस आयन की प्रेजेंस में, तो इसके अंदर आपके पास में दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है सेरिसल्डिहाइड, जो होता है सेरिसल्डिहाइड आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। और जो दूसरा वाला आपके पास में प्रोडक्ट है वो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट है वो आपके पास में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और दूसरा आपके पास में कौन सा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ अगर आपको थोड़ा बहुत समझना हो तो बच्चों, देखो यहाँ पर है क्या कि मैं रिमर-टिमान रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, आरटीआर की। तो अपने पास में वो जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आप इसमें OH माइनस आयन से करा देते हो तो इससे रिएक्शन करते हुए बन जाता है CCl2 और साथ में बन जाता है H2। क्या बन जाता है, CCl2 और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2। तो H2O तो बन ही गया और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl माइनस आयन का रिमूव हो गया और Cl माइनस आयन जो K प्लस आयन से जुड़ जाएगा, ओके। अब ये जो CCl2 बना है ना बच्चों, वो एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेंजीन पे, फिनॉल के ऊपर होगी, बेंजीन तो यहाँ पर है नहीं, बेंजीन रिंग पे जरूर होगा। तो बच्चों देखो, जो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा डायरेक्टिंग है वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर मैं फिनॉल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेक करूँ तो वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनाएगा और पहला वाला भी बनाएगा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि इससे, जैसे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे ये CCl2 जोड़ दिया, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर CCl2 ग्रुप जोड़ दिया, है ना, H प्लस आयन को उठाया और यहाँ पर CCl2 ग्रुप को जोड़ दिया। अब ये जो मेरे पास CCl2 बनेगा, यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन होगा, है ना, वो जो हाइड्रोजन है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो उस इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर के कारण वो हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के पास में आके जुड़ जाएगा। बाद में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो OH माइनस आयन के प्रेजेंस, क्योंकि मीडियम में QH हमने ले रखा है, तो OH माइनस आयन के कारण उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अगर OH माइनस आयन के कारण उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH और दो OH ग्रुप आ जाएगा। हमें पता है दो OH ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन एटम पे जो जैम डायोलिक फॉर्म है वो कैसी होती है, अनस्टेबल। तो H2O का एलिमिनेशन होगा और H2O के एलिमिनेशन से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, है ना। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे ही OH ग्रुप का पैरा डायरेक्टिव नेचर भी है तो उससे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बन सकता था, है ना। पर देखो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों है बच्चों, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन एटम के साथ में यहाँ पर क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो प्रोडक्ट है वो थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने हाई टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस का यूज करा है। रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अगर हम दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ऐसा ही तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में लोग करते थे कि वो एल्कीन जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा और वो एल्कीन जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो बच्चों ये अपने पास हो गया रिमर-टिमान रिएक्शन। फिर है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या हो सकता था। अगर हम क्लोरोफॉर्म का एक्वस KH, एक्सेस ऑफ एक्वस KH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता कि जो Cl ग्रुप है वो OH ग्रुप से रिप्लेस होते रहते और 3 OH आ जाते। हमें पता है 3 OH के बाद में क्या 2 OH वाला स्टेट कैसा है, अनस्टेबल। तो एक H2 एलिमिनेट कर दो। अगर आप इसमें से H2 बच्चों एलिमिनेट करते तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनता, H2 एलिमिनेट करने से स्ट्रक्चर बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब देखो ये सिंगल OH ग्रुप है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर है तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। पर मीडियम में QH ले रखा था तो एक्चुअली प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट बनेगा, है ना। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो पूछेंगे एसिड बनेगा या सॉल्ट, तो याद रखना अगर मीडियम में एल्कली यूज कर रखी है तो पक्का सॉल्ट ही बनने वाला है, एसिड उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोफॉर्मेट।
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोफॉर्मेट। देखो ऑर्थोफॉर्मेट क्या है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सोडियम इथोक्साइड टू फॉर्म ट्राई इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, टू फॉर्म ट्राई इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। देखो कैसे, आपके पास में इथेनॉल है, साथ में सोडियम ले लिया तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। सोडियम इथोक्साइड में ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो CH Cl3 पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे क्या होगा, उसके तीनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OTH ग्रुप से, तो बन जाएगा ऑर्थोफॉर्मेट, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉर्मेट, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर बन जाएगा इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। ओके बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट वाले, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडोफॉर्म, है ना। तो देखो आइडोफॉर्म का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्लोरोफॉर्म से मैच कर रहा है। कुछ नहीं करना, पहले क्लोरोफॉर्म में हमने क्या करा था कि अल्कोहल की रिएक्शन या कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो हमने क्लोरीन से कराई थी, बस यहाँ पे हमने I2 से रिएक्शन करानी है, आयोडीन से करानी है, ठीक है। हमारे पास में पहले क्लोरोफॉर्म बना था, एक ट्रांसपेरेंट जो है लिक्विड मिला था। अब यहाँ पे हमें आइडोफॉर्म मिलेगा। आइडोफॉर्म क्या होगा, एक येलो कलर का सॉलिड। ओके, अब नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं जो नोट में दे रखा है। The reaction is known as iodoform reaction or the iodoform test. Since the iodoform is a yellow color solid, so the iodoform reaction is used to test ethyl alcohol, acetaldehyde, secondary alcohols of type J. जो भी iodoform reaction देने वाले जो सबस्ट्रेट होंगे, उन सबस्ट्रेट के लिए iodoform reaction एक टेस्ट है। आगे देखो अब क्या है, because all of these form iodoform. The side product of the iodoform reaction is sodium carboxylate is acidified to produce carboxylic acid. आइडोफॉर्म रिएक्शन के एंड का जो प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा। सोडियम का कोई भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट भी चलेगा। अब ये जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है उसका एसिडिफिकेशन करने से हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे, आइडोफॉर्म इज अ पेल येलो सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक odor. It is insoluble in water but dissolves readily in ethyl alcohol and ether. It is used as antiseptic for dressing wounds. बड़ी अजीब सी बात है, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो तो एनेस्थीसिया की तरह काम आता है, बेहोशी करने के लिए काम आता है, और ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघने पे डेथ भी हो जाती है। और जो आइडोफॉर्म है उसका यूज क्या है, वो एज एंटीसेप्टिक काम आता है। कहीं घाव वगैरह हो तो आइडोफॉर्म का उसमें लेप लगाते हैं, आइडोफॉर्म का पेस्ट यूज करते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल एंड फ्रॉम एसीटोन। फिर है रिएक्शंस ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की रिएक्शंस देखो यहाँ पर क्या है, वैसी रिएक्शन जैसे हमने पहले क्लोरोफॉर्म के लिए पढ़ा था। आइडोफॉर्म का अगर मैं कि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, जैसा हमें क्लोरोफॉर्म में बना था। आइडोफॉर्म का अगर मैं कैटालाइटिक रिडक्शन करता हूँ तो डाई आइडोमीथेन बन सकता है, और भी फर्दर रिडक्शन पॉसिबल। तो ये रिएक्शन ज्यादा काम की नहीं है, ये रिएक्शन तो भी कुछ काम की है। आगे, अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन गैस, जैसा कि क्लोरोफॉर्म के साथ में हुआ था। फिर आइडोफॉर्म को अगर एयर में हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो जो ये वाला जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बन गया। अगर हम क्लोरोफॉर्म को एयर में हीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म को अगर एयर में हीट करते हैं तो CuCl2 बनता है फॉस्फेट, और अगर हम आइडोफॉर्म को एयर में हीट करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CO प्लस I2 प्लस H2। एक्चुअली बना तो COI2 था, पर COI2 में कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल है, जो हीट करने पर डिकम्पोज हो गया, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, I2 के वेपर्स और H2 बन गए। ओके, अगर आइडोफॉर्म की रिएक्शन आप AgNO3 के साथ में कराते हैं तो क्या होगा, तो आइडोफॉर्म क्या करेगा, I- साइन लिबरेट कर सकता है, AgI का PPT देने लग जाएगा। यहाँ पर AgI का PPT बन सकता है सिल्वर आयोडाइड। जैसे क्लोरोफॉर्म जो है वो कार्बालैमिन रिएक्शन शो कर रहा था, वैसे आइडोफॉर्म भी शो करेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म जो है आपके पास में ये रिमट इमान रिएक्शन RTR शो कर रहा था, वैसे आप आइडोफॉर्म से भी वो काम करा सकते हो। ओवरऑल प्रोडक्ट तो आपके पास में सेम ही बनेंगे, जैसे कार्बालैमिन रिएक्शन से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है आपके पास में, बस जहां जहां क्लोरीन एटम था वहां पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक तरीके का लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और जो आइडोफॉर्म है वो एक सॉलिड है, येलो कलर का सॉलिड है। और आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हुए जो 3 बीटा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो आपके पास में अल्कोहल है और 3 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिक फंक्शन जो कार्बोनिक कंपाउंड्स है उनका हम टेस्ट कर सकते हैं। बट हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हुए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। आइडोफॉर्म को यूज करने पर क्या होगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया रिएक्शंस ऑफ आइडोफॉर्म्स। आगे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बच्चों देखो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव जो हमारे कोर्स में है वो है CCl4 ही है। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड फ्रॉम मीथेन
तो देखो मीथेन से कैसे बनाएंगे, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, मीथेन का क्लोरीनेशन करते रहो, एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CCl4 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CCl4। इम्प्योर फॉर्म में क्यों बनेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, CH2Cl2 बन सकता है, और CH3Cl का भी CH3Cl का भी फॉर्मेशन हो सकता है। फिर कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे होगा, अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन कर दोगे तो सल्फर का भी क्लोरीनेशन हो जाएगा और कार्बन का भी हो जाएगा, तो उससे CCl4 भी मिलेगा और H2Cl2 भी बन जाएगा। आगे H2Cl2 इज प्रिपेयर्ड बाय इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, इन दोनों लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर देंगे। इट इज देन ट्रीटेड विद मोर कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव कार्बन CCl4, है ना। अगर आप क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें, नीचे रिएक्शन आपको दे रखी है, अगर आप H2Cl2 की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करा देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर की पीपीटी वहां पर बनने लगेगी। ओके, और कुछ ज्यादा काम की रिएक्शन नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मीथेन से भी CCl4 बन सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्लोरीनेशन करने से भी CCl4 बन सकता है। फिर अगर मैं प्रोपेन का क्लोरीनेशन करूं तो उससे, अगर हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि उससे कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड बन सकता है, C2Cl6 सॉलिड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसके लिए कंडीशन बड़ी हार्श कंडीशन है, 400 डिग्री सेल्सियस और 70 से 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर गैसेस का। ओके, नेक्स्ट है CCl4 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, CCl4 इज अ कलरलेस एंड पॉइजनस लिक्विड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हमें तो हमें पता ही है। इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ग्रीस एंड ऑयल्स। CCl4 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, स्पेशली इन इलेक्ट्रिक फायर्स एज पायरीन। इसका नाम क्या होता है, एज अ पायरीन। इट इज आल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड फॉर हुकवर्म। देखो, इंसेक्टिसाइड के लिए क्या क्या यूज करते हैं, जो क्लोरोप्रिक्रिन में पढ़ा था उसका भी यूज करते हैं। ये रहा क्लोरोप्रिक्रिन, कहाँ गया क्लोरोप्रिक्रिन, ये रहा क्लोरोप्रिक्रिन का एज इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, और CCl4 का भी एज इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज लिख रखा है फॉर हुकवर्म्स। आगे, ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस इनफ्लेमेबल देन द हाइड्रोकार्बन्स, है ना, क्योंकि पहले से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रखा है, और कितना ऑक्सीडेशन कराओगे। द इनफ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज हेलोजन कंटेंट, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स एंड डू नॉट कैच फायर इजीली। Polychloro compounds, that is trichloro and tetrachloroethylenes, are widely used as solvent for dry cleaning. इनको dry cleaning के भी use करते हैं। आगे, carbon tetrachloride is used in fire extinguisher and called as pyrene. इसको क्या बोलते हैं सर, pyrene। अभी कोई कंपाउंड, इसका नाम क्या है, 112 trichloroethylene, it is also known as Vestrosol। क्या बोलते हैं इसको, Vestrosol। 112 trichloroethylene is known as Vestrosol। तो अब देखो Vestrosol यहाँ पर आ जाएगा, एक बार इसके रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप स्टीम के साथ में रिएक्शन कराएंगे 500 डिग्री सेल्सियस में, तो बन जाएगा फोर्जीन। वैसे क्लोरोफॉर्म के साथ में हो गया था, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लोरोफॉर्म से मैच करेंगे। आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उससे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और फर्दर भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये रिएक्शन कुछ ज्यादा काम की नहीं है, ये रिएक्शन थोड़ी काम की है कि फोर्जीन कब कब बनने वाला है। फिर अगर मेरे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका मैं एक्वस गैस यूज करते हुए हाइड्रोलाइसिस करूं तो क्या होगा, तो 4 OH आ जाएंगे। 4 OH का मतलब क्या होगा, पहले 2 OH हटेंगे बाय लिबरेशन ऑफ, देखो ये बन जाएगा। अगर इसके पहले 2 OH हटाता हूं तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और OH बन जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप हीट कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप हीट करोगे तो ये जो आपके पास में कार्बोनिक एसिड है वो टूट जाएगा H2O और CO2। ये जो CO2 लिबरेट हुआ है, इसका टेस्ट करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, बाद में एक्शन ऑफ HF। तो देखो बच्चों, इक्वेशन क्या है, CCl4 की रिएक्शन अगर आप HF से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ SbF5 से, इसे SbF5 जो है एक लुईस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर बन जाता है CCl2F2। क्या बनता है, CCl2F2, और साथ में क्या बन जाता है, 2HCl, CCl2F2 और 2HCl। ये जो कंपाउंड है ये एक फ्रियोन कंपाउंड है ना। फ्रियोन कंपाउंड जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे पहले, अब तो ये बैन कर दिए गए हैं, पहले यूज करते थे एज अ रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना। और ये ओजोन डिप्लेशन वगैरह में काम आते हैं। जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वहां से एक बार आप पढ़ लेना। आगे देखो क्या दिया इसके अंदर, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है अगर इसकी रिएक्शन SbF3 से कराते हैं तो क्या होगा, तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है अगर वो SbF3 से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 तो बना देगा CCl2F2। फिर से बस फ्रियोन बनाने का तरीका है, आपको ये रिएक्शंस याद नहीं करनी, बस पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है
वो HF से या कोई भी फ्लोराइड आयन के डोनर से अगर रिएक्शन करेगा तो वो फ्रियोन कंपाउंड्स बना देगा। Freon is widely used as a refrigerator cooling agent in refrigerators and in air conditioner. It is also used as a propellant in aerosols and foams. Recently, it is discovered that freon depletes ozone layer, so its use have been banned in many countries. है ना? फिर देखो रीमा-टीमान रिएक्शन। अगर मैं फिनॉल जो है, फिनॉल मैंने ले लिया है, CCl4 लिया और OH माइनस आयन लिया, तो देखो फिर से फिनॉल है, CCl4 है और OH माइनस आयन है, तो फिर से देखो PCO है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, रीमा-टीमान रिएक्शन जो है ये PCO रिएक्शन है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म या CCl4 और OH माइनस आयन। अगर आप क्लोरोफॉर्म लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला था, क्लोरोफॉर्म लेने पे CHO ग्रुप मिलने वाला था, और अगर आप CCl4 लेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे COOH मिल जाएगा, तो सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। तो बच्चों देखो, एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा, जिसमें से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और वो मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हमने पढ़ लिया रीमा-टीमान रिएक्शन ऑफ CCl4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास में जो लेक्चर 4 है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, जिसमें हमने पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स को अच्छे से पढ़ लिया है, वो लेक्चर 4 पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो ट्यूटोरियल क्लास होगा उसमें पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस।